सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ऑल द ओल्ड नाइब्स के बारे में। ये कहानी है CIA के एजेंट्स की, जिनके बीच एक जासूस छुपा हुआ है जो उनकी सारी खबरों को पहुंचाता है बाहर, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जानें गई है। मगर अब एक और जासूस को बुलाया गया है जो इस चीज का पता लगाए। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि टर्किश अलायंस का है। तब हमें पता लगता है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है आतंकवादियों ने और वो अपनी शर्तें रख रहे हैं सरकार के सामने। थोड़े समय के बाद हम CIA के एजेंट्स को देखते हैं। ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हैं क्योंकि कोई कुछ नहीं कर पाया। उस प्लेन के अंदर गोलियां चली जिसमें 100 मासूम लोगों की जान चली गई। यह मंजर बहुत ही भयानक था। सारे लोग इस चीज को लेकर के परेशान हैं। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 8 साल का वक्त बीत जाता है। यहाँ पर हम हेनरी को देखते हैं जो एक CIA एजेंट है। अभी उसे उसके बॉस ने बुलाया है जिसका नाम है विक वॉलिंजर। हेनरी पहुंच जाता है और ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं। तब विक बताता है कि हमें एक बहुत बड़ी लीड मिली है। हाल ही में एक आतंकवादी को पकड़ा गया था जिसका नाम है इलियास। जब इलियास से पूछताछ हुई तब हमें पता लगा कि वो भी मौजूद था उस हाईजैक में। धीरे धीरे उसने सब कुछ बताना शुरू किया कि उस हाईजैक के दौरान इनका कांटेक्ट हुआ था CIA के किसी एजेंट से जिसने इन्हें खबर दी थी और उसी की वजह से उतने सारे लोगों की जान गई। अविक चाहता है कि हेनरी इस चीज का पता लगाए कि 8 साल पहले CIA में कौन कौन से एजेंट्स थे और किन किन लोगों पे शक जा रहा है। इस बार किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सबके ऊपर कार्यवाही होगी, चाहे वो तुम हो या फिर मैं। दिक्कत यह है कि 8 साल पहले जो CIA के एजेंट्स थे उनमें से ज्यादातर लोगों ने CIA को छोड़ दिया है, मगर उनसे भी हमें पूछताछ करनी है। मैं तुम्हें एक लिस्ट देने वाला हूँ जिसमें पहला नाम है सीलिया हैरिसन का। तुम उसे जानते हो। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर हेनरी बहुत चक्का रह जाता है क्योंकि 8 साल पहले सीलिया उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और 8 साल पहले ही इनका कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। हेनरी कहता है कि उस बात को 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल से हम दोनों के बीच कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है और मुझे पता लगा है कि अब उसकी शादी भी हो चुकी है। विक कहता है कि तुम्हें जा करके उससे पूछताछ करनी है, वो भी पूरे डिटेल में कि 8 साल पहले क्या हुआ था। हेनरी मान जाता है और इसी दौरान वो संदेश भेजता है सीलिया को। उसका संदेश देखने के बाद सीलिया समझ नहीं पाती कि वो कैसे रिएक्ट करे क्योंकि हेनरी अब उससे मिलना चाहता है। वो भी मान जाती है मिलने के लिए। सीलिया दूसरे शहर में रहती है। हेनरी यहाँ पर आता है और ये दोनों जाकर के बाहर बैठ जाते हैं। सीलिया समझ नहीं पा रही है कि हेनरी क्यों आया है। वो उससे बातों ही बातों में पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब हेनरी बताता है कि 8 साल पहले एक प्लेन हाईजैक हुआ था जिस केस में हम सारे लोग थे। हाल ही में डिपार्टमेंट ने एक आतंकवादी को पकड़ा है जिसका कहना है कि CIA के अंदर कोई ना कोई जासूस छुपा हुआ था जिसने आतंकवादियों को खबर दी थी। मैं उसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद सीलिया समझ जाती है कि यहाँ पर हेनरी उसके लिए नहीं आया। यहाँ पर बस वो पूछताछ करने आया है एक एजेंट की तरह। हेनरी सीलिया को बताता है कि तुम जो कुछ भी बताओगी सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सब कुछ डिटेल में बताना कि आखिर 8 साल पहले हुआ क्या था। तब सीलिया बताना शुरू करती है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। वो बताती है कि 8 साल पहले वो वियना में थी। वहाँ के अमेरिकन एम्बेसी में CIA का एक अलग ही सेक्शन था जहाँ पर ये लोग काम करते थे और इनका काम था छुपे हुए खबरों को निकालना, जितने भी सीक्रेट्स वियना में घूम रहे हैं। सीलिया की जिंदगी यहाँ पर बहुत ही खुशहाल थी। वो बताती है कि मुझे ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे जो चाहिए था मेरे पास हर कोई था। मैंने जैसे बॉस की कल्पना की थी विक एकदम वैसा ही बॉस था। उसके साथ साथ हमारे ऑफिस में बिल नाम का आदमी था जिसे मैं अपने पिता की तरह मानती थी और वो भी मुझे अपनी बच्ची की तरह मानते थे। और अंत में वो बात करती है हेनरी के बारे में कि हेनरी उसका बॉयफ्रेंड था। जैसे बॉयफ्रेंड की उसने कल्पना की थी हेनरी बिल्कुल वैसा था। उसके साथ उसे बहुत ही अच्छा लगता था। सीलिया के लिए सारी चीजें अच्छी चल रही थी। तभी 2012 का समय आया जब प्लेन हाईजैक हुआ था। हाईजैक से पहले जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला था तभी इनके पास एक रिपोर्ट आई थी जो कि इनक्रिप्टेड थी और रिपोर्ट के दौरान बताया गया था कि उस प्लेन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, लेकिन संदेश इतना क्लियर नहीं था। हमें ये तो पता था कि कोई तो प्लेन में गड़बड़ होने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट प्लेन पता नहीं था और ये बात भी पता नहीं थी कि वो प्लेन कहाँ जाने वाली है। सारे लोग हम बातें करने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि प्लेन जर्मनी जाने वाली है तो कुछ लोगों का मानना था कि यूरोप में कहीं और जाने वाली है। हम सब इस बारे में बात कर ही रहे थे तभी हमें यूरोप से एक मैसेज आया जिसमें जिक्र किया गया था इलियास के बारे में। इलियास का नाम सुनने के बाद हेनरी कहता है कि तुम और उस आदमी के बारे में क्या जानती हो। सीलिया कहती है कि मुझे पता लगा कि वो पहले रशिया में काम किया करता था। बहुत समय तक उसने काम किया, फिर वो खबरी बन गया तुम्हारा। वो तुम्हारे साथ काम करने लगा, मगर इस वक्त उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने हाथ मिला लिया आतंकवादियों से और उसी ने आतंकवादियों को सारी जानकारी दी थी उस प्लेन के बारे में और वो प्लेन हाईजैक हो गया। अब हमें प्लेन के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है। जैसे ही प्लेन लैंड होने जाता है सारे आतंकवादी लोगों पे हमला करने लगते हैं। सबसे पहले वो मारते हैं यहाँ के एक एयर होस्टेस को, जिससे हर तरफ ये खबर फैल जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, खास करके CIA के एजेंट्स के बीच। वियना में जो हमारा स्टेशन था वहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। फिर धीरे धीरे हमारे पास जानकारियाँ आनी शुरू हो गई। सबसे पहली जानकारी में हमें पता लगा कि ये सारे बच्चों को एक
जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अगर हम लोगों ने इन पे हमला किया तब सारी गोलियां बच्चों को लगेंगी, इसलिए हम इन लोगों पे हमला भी नहीं कर सकते। अगली जानकारी इनके पास आती है कि अंदर 4 आतंकवादी हैं और ये चारों के चारों सोमालियन हैं। अब धीरे धीरे ये लोग अपने कांटेक्ट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आतंकवादियों से कांटेक्ट होता है ये लोग पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों की शर्तें क्या है। वो लोग कहते हैं कि हमारे 5 कैदी हैं, उन्हें तुम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। 2 कैदियों को तुम लोगों ने ऑस्ट्रिया में रखा है और बाकी 3 कैदी जर्मनी में है। बस 24 घंटे के अंदर वो 5 के 5 रिहा होने चाहिए, वरना हम इन सारे लोगों को मार देंगे। उनकी इन शर्तों को सुनने के बाद सारे लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब हम विक को देखते हैं जो कॉल करता है CIA के सबसे बेहतरीन एजेंट को यानी हेनरी को और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि हमारे पास जो संदेश आया है उसमें इलियस को भी मेंशन किया गया है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसकी सच्चाई बाहर निकालो। हेनरी अपने काम पे लग जाता है। वो एक के बाद एक जाने लगता है अपने सारे खबरियों के पास। वो किसी भी खबरी को नहीं छोड़ता मगर कहीं से भी उसे कोई भी पुख्ता खबर नहीं मिलती। तब अंत में वो चला आता है स्टेशन पे वापस और विक को पूरी बात बताता है कि उसने तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश की मगर उसके पास अभी कोई भी खबर नहीं है। कुछ भी हो सकता है, या तो ये लोग बहुत ही ज्यादा चालाक हैं या तो फिर किसी को कुछ पता ही नहीं है। विक कहता है कि एलियस का क्या हुआ, उसका नाम हमारे पास आया और वो तुम्हारे लिए ही काम किया करता था। हेनरी कहता है कि बहुत समय से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मुझे अब पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है। इतना बताने के बाद वो पहुंच जाता है सीलिया के पास और उससे भी ये सारी बातें बताता है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी बिल आ जाता है यहाँ पर और वो इन्हें कहता है कि विक ने एक मीटिंग बुलाई है, सारे लोगों को वहाँ चलना है। अब सब जाकर के बैठ जाते हैं। विक कहता है कि ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर होते जा रहा है, हमारे सारे के सारे एजेंट्स लगे हुए हैं। हाल ही में हमें पता लगा कि हमारे खबरी मिडिल ईस्ट में हुआ करता था जिसका नाम है अहमद नजर और अहमद अभी उसी फ्लाइट में मौजूद है जिस फ्लाइट को हाईजैक किया गया है। उसने कुछ चीजें भेजी हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसने पूरी डिटेल बताई है कि अंदर सिर्फ 4 लोग हैं और 4 लोगों में से 2 लोगों के पास ही हथियार है मगर ये लोग बहुत चालाक है। सारे बच्चों को ये लोग फर्स्ट क्लास में लेकर के जा रहे हैं। इन्हें पता है कि कोई भी एंट्री वहीं से करेगा और वो तैयार है। उन्हें पता है कि बच्चों को देखने के बाद कोई भी गोली नहीं चलाएगा, लेकिन अहमद ने यह भी बोला है कि दूसरी तरफ से हमला हो सकता है। अगर प्लेन के नीचे से आने की कोई कोशिश करे तो वो बड़े ही आसानी से अंदर घुस जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद सीलिया कहती है कि आखिर हम लोग हमले के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, हमें हमला क्यों करना है। हमला बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हमें एक नेगोशिएटर को बुलाना चाहिए जो उनके साथ नेगोशिएट करे और बीच का कोई रास्ता निकाले। तभी हेनरी कहता है कि जैसे लोगों ने यहाँ पर हाईजैक किया है ये कभी भी नेगोशिएट नहीं करेंगे, या तो इनकी शर्तें पूरी करो वरना ये किसी को नहीं छोड़ेंगे और ये मरने से भी नहीं डरते। सबको मारने के बाद अगर हमने इन्हें मार दिया तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो वो खुद ही अपनी जान ले लेंगे। इनसे कोई बात तक नहीं कर सकता। हमारे पास एक ही रास्ता है कि इनकी शर्तों को हम पूरा कर दे, तभी ये सारे लोगों को जिंदा छोड़ेंगे। इन बातों को सुनने के बाद विक कहता है कि मैंने हर जगह की गवर्नमेंट से बात कर लिया, न ऑस्ट्रिया वाले कैदियों को रिहा करने के लिए राजी हैं और न ही जर्मनी वाले, और ये लोग नेगोशिएट भी नहीं करेंगे। तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है और वो है हमले का। मगर हमले में लोगों की जान जाएगी ही जाएगी, चाहे हम कितने भी अच्छे तरीके से कुछ भी कर ले, मासूम लोग मारे जाएंगे। यह कदम बहुत ही बड़ा हो सकता है। अब सब लोग परेशानी में यहाँ से निकल जाते हैं। सीलिया जाती है अपनी एक खबरी के पास जिसका नाम है मोहम्मद। वो घंटों उससे बात करती है मगर उसकी बातों से उसे अंदाजा हो जाता है कि मोहम्मद को कुछ भी नहीं पता, उसे बस पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो कहानियां बना रहा है। तब सीलिया निकल आती है वहाँ से और वापस आकर के वो मिलती है हेनरी से। तभी बिल इन दोनों को बुलाता है अपने दफ्तर में और वो हेनरी से कहता है कि इलियास को तुमसे अच्छे से कोई नहीं जानता, वो तुम्हारा खबरी हुआ करता था। अब मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर इलियास कहाँ पर है, और अगर तुम्हें नहीं पता तो क्यों नहीं पता, ये भी बात मुझे बताओ। तब हेनरी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। जब वो रशिया में था तब उसकी मुलाकात हुई थी इलियास से। उससे मिलते ही हेनरी समझ गया कि इलियास को अपना खबरी बना सकता है। धीरे धीरे इन लोगों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। ये लोग इतने अच्छे दोस्त थे कि इलियास हेनरी को अपने घर पे खाना खाने भी बुलाता था। हेनरी भली भांति वाकिफ था इलियास के पूरे परिवार से। इलियास ने हेनरी के लिए काम करना शुरू कर दिया। तभी थोड़े समय के बाद रशिया में हमला हुआ। सारे के सारे रशियंस भड़क गए। जैसे जैसे उनके पास सबूत आने लगे उन लोगों ने हमारी एम्बेसी के ऊपर जोर डालना शुरू किया। उनका मानना था कि हमारी एम्बेसी उस ब्लास्ट में मिली हुई थी। अब उन्हें कैसे भी सबूत चाहिए थे और अगर उन्हें सबूत नहीं मिलते और अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते तो सबसे पहले हमारे साथ ट्रेड ऑफ करते, और ये CIA कभी भी नहीं चाहती थी। तब CIA ने अपना सबसे गंदा खेल खेला। उन्हें पता था कि इलियास सबसे छोटा टारगेट है और सबसे आसान भी। अगर इलियास को वो लोग रशियंस के हवाले कर दें तब CIA बच सकती है, और CIA ने यही किया। मैं उन्हें समझाता रह गया मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और सबने इलियास को फंसा दिया। उसके थोड़े समय के बाद मैं गया उसके घर पे। अंदर जाते ही मैंने देखा कि उसके पूरे घर को निस्तो नाबूद कर दिया गया है। चारों तरफ अंधेरा है, न वहाँ पर इलियास है और न ही उसका परिवार।
बाहर। रशियंस उन्हें उठा करके ले गए थे और उसके बाद उन लोगों ने उसके साथ क्या किया ये बात किसी को भी पता नहीं लगा। मैंने भी उसे ढूंढना बंद कर दिया। तभी थोड़े समय के बाद मुझे इलियास की खबर मिली कि अब वो आतंकवादियों के साथ मिल चुका है। इसे मैं अपनी नाकामयाबी मानता हूँ। इलियास एक अच्छा इंसान हुआ करता था मगर हमने उसे आतंकवादी बना दिया। अभी इनकी बात चल ही रही होती है तभी विकी ने फिर से बुलाता है और बताता है कि अहमद ने फिर से इन्फॉर्मेशन भेजी है। उसने कहा है कि हम कोई भी अटैक ना करें क्योंकि आतंकवादियों ने प्लेन के नीचे कैमरा लगा करके रखा है। अगर कोई भी सिपाही अगल बगल में आएगा तो उन्हें पता लग जाएगा, फिर वो सबको मारना शुरू कर देंगे। अब सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आतंकवादियों ने इतनी जल्दी नीचे कैमरा लगाया कैसे और अहमद इतनी आसानी से अपने संदेश बाहर कैसे भेज रहा है। सीलिया कहती है कि हमें ये बात ऑस्ट्रियंस के साथ शेयर करनी चाहिए मगर विक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर नाम बाहर आए अहमद का। अगर ये बात प्लेन के अंदर तक चली गई तब वो लोग अहमद को मार देंगे। फिर सारे लोग शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं जिसके पास किसी का कॉल आता है। कॉल पे बात करने के बाद वो जल्दी से जाने लगता है अपने घर की तरफ और वो अपने ऑफिस को भी बंद नहीं करता, खुला ही छोड़ के चला जाता है। तब सीलिया को मौका मिल जाता है अंदर जाने का। अंदर जाने के बाद वो सारे फाइल्स को निकालने लगती है। सबसे पहले वो फाइल बाहर निकालती है इलियास का। उसे पता लगता है कि जब रशियंस ने उसे पकड़ा तब थोड़े समय के बाद उसकी बेटी और उसकी बीबी को मार दिया गया। वहाँ से इलियास पागल हो गया और उसने शायद योजना बना करके हाईजैकिंग करवाई है। वो सारे लोगों से बदला लेना चाहता है जिन लोगों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके पास सब कुछ था मगर एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। वो खास करके हेनरी से बदला लेना चाहता है क्योंकि हेनरी उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि एलियस ही इसका मास्टरमाइंड है। तब वह अहमद के भेजे हुए संदेशों को पढ़ने लगती है। जब वो 2-3 बार दोनों पेपर्स को पढ़ती है तब उसे एहसास होता है कि दूसरी बार जो इन्फॉर्मेशन आई है शायद वो अहमद ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजा है। पहला वाला संदेश अहमद ने भेजा था, उसमें उसने लिखा था आई डू नॉट, मगर जो दूसरा वाला संदेश आया है उसमें लिखा है आई डोंट। यानी सीलिया समझ चुकी है इस बात को कि अहमद के बारे में अंदर शायद उन्हें पता लग गया और उसके बाद शायद उन लोगों ने अहमद को मार दिया या फिर पकड़ लिया। और दूसरा संदेश उन लोगों ने खुद भेजा है ताकि ये लोग कोई भी हमला ना करे। मगर अब सीलिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये है कि आखिर आतंकवादियों को अहमद के बारे में कैसे पता लगा, क्योंकि अहमद के बारे में सिर्फ यहाँ के लोगों को पता था। यानी इनके बीच ही कोई ना कोई जासूस छुपा हुआ है जो इनके साथ गद्दारी कर रहा है। अब मुझे कैसे भी उसके बारे में पता लगाना था। तब सबसे पहले मैंने सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। स्टेशन से जितने भी कॉल किए गए थे मैं सबको देखने लगी। यहाँ पर मुझे एक अटपटा नंबर मिला जो कि तेहरान का नंबर था। मैंने तुरंत उस पर कॉल किया। सामने वाले बंदे ने कॉल उठा करके रशियन में हेलो कहा। मैं समझ गई कि रशियन में हेलो सिर्फ एक ही बंदा कह सकता है और वो है इलियास, यानी कि ये कॉल इलियास के पास गया है। तब मैंने पता लगाया कि ये कॉल आखिर गया कहाँ से। थोड़ी देर के बाद मुझे पता लगा कि बिल के ऑफिस से इस कॉल को घुमाया गया है और बिल के ऑफिस में सीलिया के अलावा सिर्फ बिल ही रहता है। अब सीलिया और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसे पता लगता है कि बाहर कोई हलचल हुई है। बाहर आकर के वो देखती है कि आतंकवादियों ने अहमद को मार करके बाहर फेंक दिया और वो चिल्ला करके कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लगा तुम हम पे जासूसी कर सकते हो, ऐसे जासूसों को हम ऐसी ही सजा देते हैं। इतना कह के वो उसकी लाश को बाहर फेंक देते हैं। अब सीलिया और भी ज्यादा परेशान है क्योंकि अहमद की जान चली गई। फिर कहानी चली आती है वर्तमान समय में। सीलिया कहती है कि 8 साल पहले जब मैंने CIA को छोड़ा मैं कैलिफोर्निया चली गई। तब मेरे पास एक एजेंट आया था जिसका नाम था कार्ल। वो मेरे से बहुत सारी जानकारियां हासिल करना चाहता था मगर मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। इतना कहने के बाद वो शांत हो जाती है। तब हेनरी उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन तुम मुझे छोड़ करके क्यों चली गई, मुझे बिना कुछ बताए। इस बात को सुनते ही सीलिया रोने लगती है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हम सीलिया को देखते हैं जो इतने इंसिडेंट होने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तब वो चली आती है घर पे वापस और देखती है कि हेनरी यहीं पर है। तब ये दोनों करीब आते हैं और इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद हेनरी चला जाता है नहाने। तब सीलिया उसका फोन उठाती है और जब सारे कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करती है तो उसे वही तेहरान वाला नंबर मिलता है। जिस चीज को देखने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो खबरी कोई और नहीं बल्कि हेनरी ही है। हेनरी ने ही आतंकवादियों को बताया है अहमद के बारे में। सीलिया हेनरी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या मिला तुम्हें डिपार्टमेंट को धोखा दे करके। तुम्हारी वजह से 100 से ज्यादा लोग मारे गए जिनका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। आखिर तुमने आतंकवादियों को खबर क्यों दी। तभी हमें प्लेन का दृश्य देखने को मिलता है। जैसे ही आतंकवादियों को अहमद के बारे में पता लगा उन लोगों ने उसे मार दिया। उसके बाद उन्हें ये बात भी पता लगी कि कोई भी देश कैदियों को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अब बस ये लोग नेगोशिएट कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद ये लोग भड़क गए। इन्हें पता था कि अगर यहाँ के लोगों पर ये लोग गोलियां चलाएंगे तो बाहर से सिपाही आ सकते हैं। इन्हें जो भी काम करना था शांति से करना था। तब अंदर उन लोगों ने गैस रिलीज किया जो कि जहरीला था। उस गैस के कारण सारे के सारे लोग मारे गए। उसके साथ साथ अंदर जो आतंकवादी थे वो भी मारे गए। अगले दिन ये खबर बाहर आई। इतने सारे लोगों के मौत के बाद सीलिया पागल होने लगी। उसे नफरत होने लगी अपनी नौकरी से और बाकी चीजों से। उसे हेनरी से भी नफरत हो गई।
उसका मानना है कि हेनरी की वजह से इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, मगर फिर भी वो हेनरी से प्यार करती है। वो नहीं चाहती है कि वो हेनरी के खिलाफ कार्यवाही करवाए और हेनरी जेल चला जाए। इसीलिए बिना किसी को कुछ बताए वो चुपचाप कैलिफोर्निया आ गई। सीलिया हेनरी को कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम सारी की सारी चीजें मेरे सर पे डालना चाहते हो और बिल के। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुमने पहले ही बिल के पत्ते बिछा दिए होंगे। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता लगता है कि सीलिया के पास जैसे ही हेनरी का संदेश आया वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गई, क्योंकि वो पुरानी चीजों को भूल चुकी थी। मगर अब उसे पता लग गया है कि फिर से केस को रीओपन किया जा रहा है और हेनरी अपनी जान बचाने के लिए उसे फंसाएगा। मगर सीलिया फंसना नहीं चाहती। अब उसका एक परिवार है, उसकी एक छोटी सी बच्ची है। तब अपने आप को बचाने के लिए वो सीधा पहुंची कार्ल के पास और उसे पूरी बात बता दी उसने। तब कार्ल ने कहा कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, तुम हेनरी को लेकर के वहीं पर आओ। हमारा आदमी वहाँ पर वाइन सर्व करेगा, जिस वाइन में जहर होगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वाइन नहीं पीनी है। वो वाइन तुम हेनरी को पिलाना। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हेनरी ने वाइन को पी लिया है। वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तब सीलिया उसे रोते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और तुमने आतंकवादियों के साथ हाथ क्यों मिलाया। तब हेनरी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि उस रात जब तुम मोहम्मद से मिलने गई थी तब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, क्योंकि कहीं कुछ भी सुरक्षित नहीं था। तभी मुझे इलियास मिला और इलियास ने कहा कि मोहम्मद उसके लिए काम करता है और वो लोग तुम्हें मारने वाले हैं। अगर मैंने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने सारी की सारी जानकारी उन्हें दे दी, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। जैसे ही वो सारी बातें कहता है सीलिया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि शुरू से ही जैसे ही इलियास को CIA वालों ने पकड़ा उसने सीधा तुम्हारा नाम ले लिया। मगर CIA वालों को इस बात की पुष्टि करनी थी। ये मीटिंग मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए थी। वो लोग इसलिए चाहते थे कि मैं तुमसे मिलूं ताकि तुम सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लो। अब सीलिया को भी एहसास हो रहा है कि उसने गलत किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सीलिया के सामने ही हेनरी अपना दम तोड़ देता है। सीलिया अंदर से टूट चुकी है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी उसे बचाने के लिए, उसी के मौत के षड्यंत्र में शामिल है सीलिया। वो रोते हुए यहाँ से निकल जाती है। तभी हम कार्ल को देखते हैं जो कॉल करता है विक को और विक को बताता है कि यहाँ पर हेनरी मारा गया है, इस केस को तुम बंद कर दो। तब हमें एहसास होता है कि बहुत समय पहले से कार्ल विक से मिला हुआ था। विक को इन पे शक था, इसीलिए जैसे ही सीलिया वहाँ से आई विक ने कार्ल को भेज दिया उसके पास। मगर इनके हिसाब से हेनरी के मौत के साथ साथ अब हमेशा के लिए केस बंद हो चुका है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।